Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will calculate the electric field intensity due to an infinite line of charge. Line of charge आपके पास कोई भी एक ऐसी ज्योमेट्री है जिसकी जो मेन मेजरेबल ज्योमेट्री है दैट इज़ इट्स लेंथ, यानी उसकी ब्रेड्थ एज सच नहीं है, विड्थ नहीं है, और उसका एरिया आप नहीं निकाल सकते, उसकी एक सिंगल डायमेंशन है और दैट इज़ लेंथ, और उसका जितना भी चार्ज है वो सारे का सारा लेंथ के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे यहाँ पे एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज दी हुई है, इनफाइनाइट मतलब उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, वो -∞ से एक्सटेंड करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती है, और उसके ऊपर चार्ज सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेट्स अज्यूम कि हम यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ चार्ज। इस पॉइंट P का डिस्टेंस लेट्स अज्यूम हमने कहा कि सेंटर ऑफ द लाइन ऑफ चार्ज से y है, ओके और इस पॉइंट P को ऑब्जर्वेशनल पॉइंट मान रहे हैं। यहाँ पे ज़ाहिर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ चार्ज है ये, सो इट्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हम ये भी साथ में एज्यूम कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब ये है कि लैम्डा इस पूरे के ऊपर कांस्टेंट रहेगा। लैम्डा इज इक्वल टू dq/dz चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसमें dz क्या है? dz यहाँ एक रेफरेंस के तौर पे हम एक स्मॉल यूनिट लेंथ ले रहे हैं। इनफाइनेटेसिमल एक लेंथ का सेगमेंट है, एक लेंथ का पैच हमने लिया, दैट इज़ dz। उसको ds, dr, dl कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। हमने z एक्सिस के अलॉन्ग लिया है तो उसको dz कह दिया। dz के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है dq, और dz का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P इज़ r, ओके और dz की जो z एक्सिस के अलॉन्ग हाइट है दैट इज़ z, यानी सेंटर ऑफ द लाइन से आपका dz जो है दैट इज़ z डिस्टेंट अवे। So lambda is equal to dq/dz, then dq will be equal to lambda into dz. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें पॉइंट P के ऊपर बिकॉज ऑफ दिस लाइन ऑफ चार्ज, तो उसका एक जो जनरल सा तरीकाकार है वो ये है कि हम पहले एक स्मॉल लेंथ सेगमेंट dz ले लेंगे। dz में मौजूद dq की वजह से पॉइंट P के ऊपर लगने वाला स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE निकाल लेंगे। पहले डी क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ऑल द DZ कंपोनेंट्स। ज़ाहिर है कि आपकी जो पूरी लेंथ है ये छोटे छोटे बहुत सारे DZ कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। हर DZ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड DE अप्लाई कर रहा है पॉइंट P के ऊपर। सो उन सब डीज को अगर हम सम अप कर लें, इंटीग्रेट कर लें ओवर द इंटायर लाइन ऑफ चार्ज, देन वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ चार्ज एट द पॉइंट P। सो यही हम स्ट्रैटेजी रखेंगे। D इज़ इक्वल टू dq/4πε0r²। dq आपका चार्ज है और r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड dq। ओके आपने dq की वैल्यू डाल दी, दिस वन। उसके बाद आप सिंपल सी ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर, दैट इज़ दिस वन। सिंपल ये ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन आपने अप्लाई कर दिया, ओके दिस वन। आर की वैल्यू आप वापस उस इक्वेशन में डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। सो फाइनली आपका डी का सिंपल सा एक्सप्रेशन ये आ जाता है। अब हमने इस डी को इंटीग्रेट करना है ओवर द इंटायर लाइन ऑफ चार्ज, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके सो उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है DZ की वजह से जो लग रहा है पॉइंट P के ऊपर, वो ज़ाहिर है वेक्टर है तो उसकी ये डायरेक्शन दी हुई है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ कंपोनेंट्स में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट में, आपका ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है। ये एंगल अगर थीटा है दिस वन, तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है ज़ाहिर है वो भी थीटा होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये आपका 90 का एंगल बन सकता है, तो ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें हम DE को रिजॉल्व कर लेते हैं अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE cos थीटा इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग द वर्टिकल कंपोनेंट DE sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके अच्छा एक चीज़ और हमें अंडरस्टैंड करने के लिए करनी होगी, जैसे DZ यहाँ पे मौजूद है वैसा ही डायगनली अपोजिट कॉर्नर पर भी मौजूद है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि छोटे छोटे DZs की वजह से हम DEs निकालेंगे और उन सबको सम अप कर लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। सो इस DZ की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करें कि वो क्या है, सिर्फ विक्टोरियली फ़िलहाल, तो ये DZ आपके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये जो ब्लैक एरो जा रहा है, ओके इसको भी मैं दोबारा रिजॉल्व कर सकती हूँ। इसको अगर हम रिजॉल्व करें अलॉन्ग द एक्स एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या होगा आपका, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ
तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो भी डी ई कॉस थीटा होगा, और इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। ठीक है, बाय हेटुटेल्स रूल जिससे हमने वेक्टर्स रिजॉल्व किए हुए हैं, सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है उस तरह से। नाउ यू कैन सी कि डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा, ये सारे कंपोनेंट्स इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सो ये सब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन है, तो ये एडअप होते चले जाएंगे। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो डी ई साइन थीटा अपवर्ड, और इस वाले डी ई का डी ई साइन थीटा इज डाउनवर्ड, ये अगेन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब है जो पॉइंट पी के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑल स्मॉल सेगमेंट्स डी जी, तो उस सब के कॉस थीटा कंपोनेंट्स आपस में एडअप हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में होने की वजह से, लेकिन साइन थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। इसका मतलब ये है कि अगर हम जब इंटीग्रेट करेंगे टोटल ई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल डी ई। ठीक है, ये हमारा सिंपल सी इसकी स्ट्रेटजी है। तो डी ई के फर्दर दो कंपोनेंट्स हैं, वाई कंपोनेंट आपका दिस वन, और आपका वाई कंपोनेंट इसने ये डायरेक्शन ली हुई है, और आपका ये जी कंपोनेंट जो जी एक्सिस के अलॉन्ग है दिस वन। ओके, मैं इसे साइन थीटा और कॉस थीटा कंपोनेंट कहूँगी बिकॉज एक्स वाई जी एक्सिस आप कौन से लेते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, लाजमी नहीं कि आपने बुक ही को फॉलो करना है। बुक ने अभी वाई एंड जी लिया हुआ है, इट्स क्वाइट पॉसिबल किसी ने इसको एक्स और वाई लिया हुआ हो, किसी ने इसको जी और इसको वाई लिया हुआ हो। सो इसी वजह से आप इसमें लिमिटेड नहीं, आप बेशक हो, आप जो भी एक्सेस देना चाहे वो आप ले सकते हो। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपके इसके डी ई के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकाल के देखने हैं कि कौन से कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, कौन से एडअप होते हैं। सो यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा कंपोनेंट सारे एडअप हो रहे हैं, लेकिन जो आपके जी कंपोनेंट्स हैं साइन थीटा कंपोनेंट वो सब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से सब कैंसिल हो रहे हैं। ओके, सो ये आपका कंट्रीब्यूशन चला जाएगा ज़ीरो को, ये कंट्रीब्यूशन आपका सर्वाइव करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इन सब अब आपने डी ई के सब कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड अप करना है और आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सबको ऐड करने के लिए हमने डी ई वाई को रिप्लेस कर दिया, डी ई वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी, और आपकी लिमिट गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी बीच में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स आते हैं अलॉन्ग द कॉस थीटा डायरेक्शन, वो सब आप ऐड अप करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान करनी होगी, लिमिट इज़ गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये आपने सिंपल मैथमेटिक्स में भी ये रूल पढ़ा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी प्लस इन्फिनिटी भी। ओके, सो जाहिर है ये आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज़ डबल ऑफ माइनस जीरो टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, और इसमें वैसे भी आप ज्योमेट्रिक के हिसाब से भी ये चीज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करो तो दैट इज़ डबल ऑफ दिस वन या दिस वन, क्योंकि जाहिर है वो उसका हाफ है, ये पॉइंट इसके सेंटर में, इसको हम जीरो कह रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स आपने ये लिमिट डबल कर दी, और डबल जब किए तो याद रखिएगा कि लिमिट्स फिर आपने हाफ करनी है। ओके, दिस वन। ओके, अब आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू आपने डाल दी ऊपर से ये वाली यहाँ पर। फाइन, ओके, आपने वैल्यूज़ डाल दी दोनों, और फिर आप दोबारा एक और जो इसमें चीज़ ऐड करने जा रहे हैं वो ये है कि आपकी लिमिट फ़िलहाल z के ऊपर है और आपके पास इंटीग्रेशन भी z पे है, लेकिन हमारा जो मेन वेरिएबल है दैट इज़ थीटा। एक जो ज्योमेट्री के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर हम थीटा चेंज करें तो पॉइंट पी की पोजीशन खुद ब खुद चेंज होती जाती है, पॉइंट पी की पोजीशन चेंज होती है तो आपका z चेंज होता जाएगा, और अगर आप थीटा ही को चेंज कर दें कम या ज़्यादा तो थीटा को चेंज करके आप y भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है मेन जो हमारा पैरामीटर है वो हम थीटा को बना सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन z से थीटा पे शिफ्ट कर दें तो हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। सो हम ये काम अब करने जा रहे हैं, सिंपल आपकी वही जो ट्राइंगल है वहाँ से आपने ये चीज़ निकाली, z की वैल्यू निकाली, आपने इसको डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू थीटा, सिर्फ और सिर्फ dz निकालने के लिए, dz ये आ गया आपके पास। अब हम लिमिट्स ज़ाहिर शिफ्ट कराएंगे, अगर z गोज़ फ्राम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तो लेट्स सी कि थीटा पे क्या फ़र्क पड़ता है इस वैल्यू में। ज़ाहिर है इसमें अगर आप z की वैल्यूज़ डालते जाओगे तो आपका थीटा की वैल्यूज़ निकलती आएंगी। सो हम यही काम करने जा रहे हैं, z इज़ इन्फिनिटी देन थीटा इज इक्वल टू π/2, z इज़ 0 देन थीटा इज इक्वल टू 0, आपने सिंपल वैल्यूज़ निकाल ली। ओके, इसका मतलब है कि अब आपके पास आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपने निकाली हुई थी उसके अंदर आपने ये सारी वैल्यूज़ डाल दी, डी की वैल्यू आपने डाली, ये इस वाली इक्वेशन के अंदर आपने
कौन कौन सी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, ये वाली आपने वैल्यू रिप्लेस की, ओके, और यहाँ पर z की वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब आप इसमें सिंपल ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज लगाएंगे, जिस वन जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल करें, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर ले जाएं। वाई एक गिवन सिस्टम के लिए, एक गिवन लाइन ऑफ चार्ज के लिए जिसमें एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी आपने फिक्स कर दिया, उसके लिए वाई कांस्टेंट है, ठीक है। एक गिवन सिस्टम जो आप बना चुके हो, पॉइंट पी एक दफ़ा आप जब फिक्स कर चुकेंगे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो जाहिर है फिर वाई कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। सिंपल इंटीग्रेशन खोलें, लिमिट्स लगाएं एंड उसको सॉल्व करें, अल्टीमेटली यू आर left with this one. So this is the electric field intensity due to an infinite line of charge at a point P which is at a distance of y from center of line of charge. ठीक है, ये याद रखना ज़रूरी है कि y आपका जो distance है that is distance of point of observation from center of line of charge. ओके इसमें जो हम एक दो केसेस कंसिडर कर सकते हैं सिंपल से, वो यही हैं, और ये आपकी होम असाइनमेंट होगी। डिस्कस करें कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज व्हेन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब होगा कि आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो आप लाइन के बिल्कुल करीब ले आते हैं, ठीक है, y 0 कर दिया। सो कैलकुलेट करके बताएं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे आता है। एंड सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट y कैन बी प्लस माइनस इन्फिनिटी। जाहिर है हम जो y डिस्टेंस है पॉइंट P, इसको बहुत दूर भी तो लेके जा सकते हैं, कहीं आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ या कहीं दूर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। सो चेक करें कि इन तीन पोजीशंस के ऊपर, यानी बिल्कुल y इज इक्वल टू 0 के ऊपर और y इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, अगर हम ले जाएँ अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, वहाँ पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो चेक करके बताएं कि क्या आंसर आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an infinite line of charge at some observation point P। ठीक है, P आप चेंज भी कर सकते हैं इसकी लोकेशन, बट फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको सेंटर से y डिस्टेंस पे अगर रखा है, तो इसके लिए आपका जनरल फार्मूला ये निकलता है। ओके, और ये यू कैन चेक आउट कि लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और y पे डिपेंड कर रहा है, 2πε0 कांस्टेंट है। लेकिन हमने शुरू में डिफाइन कर दिया था कि हमारी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि पूरी लाइन के अलॉन्ग चार्ज डेंसिटी सेम है। ये नहीं है कि कहीं पर चार्ज ज़्यादा थिक है, कहीं थिन है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी लाइन के अलॉन्ग चार्ज की डेंसिटी एक जैसी है, वो यूनिफॉर्म है। ओके, और y पे डिपेंड करता है, दैट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ लाइन ऑफ चार्ज। ओके, थैंक यू।